हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस में, वो है मेमोरी। ओके। तो नॉर्मली मेमोरी के बारे में क्या समझते हैं? अगर आप मेमोरी के बारे में डिस्कस करना चाहें तो मेमोरी आप उसको कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, या आप कुछ भी समझ रहे हो अपने सराउंडिंग से, उसको फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। और जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो वो आपके ब्रेन में स्टोर होता है एज अ डेटा। ठीक है। तो जो डेटा स्टोर होता है उसको कहते हैं मेमोरी। ठीक है। तो मेमोरी क्या है? जो किसी भी चीज़ को आप डील कर रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, ठीक है, कुछ समझ रहे हो, कुछ सॉल्व कर रहे हो, किसी चीज़ की रीजनिंग, बहुत सारी मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं जो आप दिन अपने डेली लाइफ में परफॉर्म करते हो। ठीक है। तो वो जो एज अ इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर होता है वो होती है मेमोरी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है कि मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। कैसे? क्योंकि अगर हम कुछ सीख रहे हैं और वो हमें याद ही नहीं रहेगी तो वो हमारे सीखने का फिर क्या फायदा नहीं होगा ना। क्योंकि हम अगर आप सीख रहे हो तो आप उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? जब आपको वो याद रहेगी या जब आप उसको रिकॉल कर पाओगे। ठीक है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ में क्यों काम आती है? क्योंकि आप मेमोरी से ही आगे आप अपनी थिंकिंग कैपेसिटीज को एडवांस करते हो। ठीक है, अपग्रेड करते हो। अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, आज आपने कोई मैथ सम सॉल्व किया, उस फॉर्मूला को सीखा, अगर वो स्टोर नहीं होगा तो आप आगे चल के जो उसके एडवांस लेवल पे होंगे फॉर्मूला या फिर क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके। तो ऐसे करके वो हमारी कैपेबिलिटीज, जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज होती है, उसको एनहेंस करती है। ठीक है। Through memory of our past experience, we handle any situation. It helps in our learning, problem solving and thinking. मतलब हम अपनी जो नई सिचुएशंस है उसको कैसे डील करते हैं? ऑफ कोर्स हमने कुछ ना कुछ अपने पास्ट लाइफ में सीखा होगा, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ना, तब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और हम उस नए सिचुएशन को डील करते हैं। तो मेमोरी भी यही हेल्प करता है कि आप अपने सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, आप कैसे समझ रहे हो, सोच रहे हो। ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एंड मैक्यूइस 1948, इनके अकॉर्डिंग क्या है? मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्नड। मतलब मेमोरी क्या है कि आप जो कुछ भी पहले सीख चुके हो या जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो एज अ डेटा जो स्टोर हुआ है वो होता है आपका मेमोरी। मतलब आप उसको रिमेम्बर, रिकॉल कर रहे हो, वो होती है आपकी मेमोरी। ओके। अकॉर्डिंग टू राइवन 1956, द पावर दैट वी हैव टू स्टोर और एक्सपीरियंस एंड टू ब्रिंग देम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस सम टाइम आफ्टर एक्सपीरियंस हैव अकर्ड इज टर्म्ड मेमोरी। मतलब आपके पास जो स्टोरिंग पावर है, आपने जो डेटा, आपने जो एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ का डेटा अगर आप अपने कॉन्शियस लेवल पे ले जाके स्टोर कर रहे हो, ठीक है, फिर आप उसको सम टाइम एक्सपीरियंस करो कि हाँ वो रिकॉल हो रही है, तो वो होती है आपकी मेमोरी। ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ मेमोरी। नेचर ऑफ मेमोरी क्या होता है? मेमोरी कितने टाइप्स की हो सकती है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेमोरी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। अच्छा, इन चारों टर्म में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले मेमोरी क्या है? मेमोरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जो इन्वॉल्व करती है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग मीन्स जो आप सीख रहे हो। रिटेंशन मतलब जो आप चीजें स्टोर कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, मतलब आप उसको पकड़ के रख रहे हो। रिटेन मीन्स आप जो स्टोर कर रहे हो। एंड रिकॉल जो आप चीजों को याद कर रहे हो। एंड रिकॉग्निशन मतलब आप उसको रिपीटेटिवली रिकॉल किया आपने, अब उसको यूज कर रहे हो, रिकॉग्नाइज करो कि हाँ ये चीज मैंने याद करी थी। ठीक है, अब याद तो आई लेकिन वो क्या याद आया है, वो होता है रिकॉग्नाइज करना। मतलब आप समझ पा रहे हो कि आपने जो याद करी है वो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है। दीज आर एक्सप्लेन्ड एज, देखो अब जैसे लर्निंग हमें बताया गया है कि ये एक्सप्लेन कैसे हुआ है हमें। लर्निंग क्या है? स्पेशल एबिलिटी ऑफ माइंड वे एवरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस ट्रेसेस आर कंजर्व्ड। मतलब क्या होता है कि जो एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होती है लर्निंग माइंड की, जिसमें आपकी जो भी आप सीख रहे हो वो एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, वो जो ट्रेसेस होते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कंजर्व मीन्स यहाँ पे आप सेव हो जाती है आपके ब्रेन में, मेमोरी सेंटर पर आपके सेव हो जाती है जो आप सीख रहे हो, वो होती है आपकी लर्निंग। ठीक है। अब रिटेंशन की बात करें, अगर रिटेंशन क्या होता है? मेमोरी ट्रेसेस आर प्रिजर्व्ड।
मतलब रिटेंशन क्या होता है, आप वही ना हमने बात करी रिटेंशन में कि आप डेटा स्टोर करो। लर्निंग आप सीख रहे हो, उस समय पकड़ रहे हो, ठीक है, आप आप सीख रहे हो कि आप वॉलीबॉल खेलना सीख रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप वहाँ पे अभी आप वॉलीबॉल खेलना सीख रहे हो, हाँ ये स्किल्स चाहिए, ठीक है, सर्विस ऐसे होती है, ऐसे हमें खेलना है ग्राउंड पर, ऐसे कोर्ट पर खेलना है, ठीक है। लेकिन फिर रिटेंशन क्या होगा कि आप उस चीज को अपने दिमाग में भी स्टोर करो कि जब आप आगे खेलो, ठीक है, तो वो चीज आप वापस से कंटिन्यू कर पाओ, तो वह होता है रिटेंशन, मीन्स स्टोर करना। नेक्स्ट आपका आता है रिकॉल। रिकॉल मीन्स परफेक्ट रिवाइवल ऑफ एक्सपीरियंसेस, मीन्स जो आपने सीखा है, आपने जो स्टोर किया उसको तुरंत रिकॉल करना, मीन्स तुरंत वापस ले आना कि हाँ मैंने कुछ तो सीखा था कल, मैंने शायद ऐसे सर्विस करी थी तो अच्छी हुई थी, तो वो जो स्किल है वो आप क्या कर रहे हो, आप वापस रिकॉल कर रहे हो। फिर रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है, जैसे हमने बात की थी ना, रिकॉल और रिकॉग्नाइज सेम ही चीज है, लेकिन रिकॉग्नाइज में क्या होता है कि आप जो चीज रिकॉल कर रहे हो उसको आप पहचान पा रहे हो कि आप क्या रिकॉल करना चाह रहे हो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द मेमोरी प्रोसेस, आप जैसे कुछ भी रिकॉल कर रहे हो तो वहां पे आप ये समझ पा रहे हो कि हाँ ये वॉलीबॉल के टर्म्स में ही है, अगर आप कुछ याद कर रहे हो, आप वॉलीबॉल कोर्ट पे आप याद करो कि मैं सर्विस कैसे करी थी, और वहां आपको याद आ रहा है कि आपने डिफेंस कैसे किया था, तो वो अलग चीज हो जाती है ना, तो वहां पे आप रिकॉग्नाइज करो, नहीं नहीं ये डिफेंस का था, सर्विस कैसे करी थी, फिर आप रिकॉल कर रहे हो अचानक से, ठीक है, तो वो होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी प्रोसेस आर, मेमोरी इन्वॉल्व्स इनपुट। पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, की इनपुट चाहिए होता है, बहुत मेजर पॉइंट है कि किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए ऑफ कोर्स वहां पे कोई स्टिमुलस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इनपुट का मतलब इनकोड होने के लिए, इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन इनकोड जैसे होगा, कुछ स्टिमुलाई होगा ना, अगर मेमोरी आप सेव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो तभी तो वो सेव हो रहा है ना, कुछ देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ सुन रहे हो, ठीक है, वो होता है। देन होता है स्टोरेज। मेमोरी में नेक्स्ट थिंग क्या है, स्टोरेज। वो परमानेंट भी हो सकता है, आपका टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है। आउटपुट मीन्स अब उसका रिट्रीवल, रिट्रीवल मीन्स अब आपने जो सीखा है, जो आपने स्टोर किया है, ठीक है, उसको वापस रिकॉल करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो यहाँ पे लर्निंग का इसलिए बताया गया है क्योंकि लर्निंग ही जब आपकी अच्छे से होगी तो मेमोरी भी आपका जो एनकोड होगा, मीन्स जो सेव होगा, वो भी बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब एनहांस करते हैं, उन फैक्टर्स की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। पहले है हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड दूसरा है हमारे पास इंस्ट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक में क्या है, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल, द टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स एंड डिस्ट्रैक्शन। अब पहले इसके बारे में अगर हम डील बात करें तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो आपको सराउंडिंग में, आपके अपने एनवायरमेंट में मिल रहे हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला हम बात करते हैं वो होता है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल में क्या होता है, जो जिस चीज से आप सीख रहे हो, जो मटेरियल आप सीख रहे हो वो बहुत यूजफुल है, बहुत मीनिंगफुल है, लॉजिकल है, या कह सकते हो आप जो सीखना चाह रहे हो वो आपके इंटरेस्ट में, आपके विल में है, ठीक है। फिर आप अमाउंट ऑफ मटेरियल, अब आप कितना एट अ टाइम, आप सिंगल टाइम पे क्या क्या सीख रहे हो, वॉलीबॉल में भी आपका बहुत सारा कुछ होता है, आप सर्विस कर रहे हो, आप डिफेंस कर रहे हो, ठीक है, आप पॉइंट्स पर भी आपका ध्यान है, ठीक है, आपका अपने प्लेयर्स पर भी ध्यान है, तो बहुत सारी चीज होती है ना, तो आप वहाँ पे सीख रहे हो, तो वो होता है कि आप क्या क्या सीख रहे हो, कितने अमाउंट में, क्योंकि ब्रेन कुछ ही चीजों को एक एट अ सिंगल टाइम, जैसे हमने अटेंशन के बारे में पढ़ा था, आप सिंगल टाइम पे मल्टीपल चीजों को अटेंशन देते हो, लेकिन वहां पे अटेंशन क्या होती है, डिवाइड होती है। तो वैसे ही आप सिंगल टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं ग्रैप्स कर सकते हो, कैप्चर नहीं कर सकते हो, वो लिमिटेड होती है। तो वहां पे होता है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल अगर ज्यादा हो जाएगा, वो एक्सीड कर जाएगा आपके ब्रेन पावर से, आपकी एबिलिटी से, तो वो शायद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट करेगा कि आपकी मेमोरी जो स्टोर हो रही है उसमें वो चीजें कुछ मिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स, मतलब हमें जो भी सीखा है उसको कैसे वापस से रिस्पॉन्स कैसे शो करेंगे। वोकलाइज रिस्पॉन्स मतलब जो आपने सीखा है उसको ग्रैप्स किया, वो टाइम लेगा, ठीक है, फिर वापस से वो चीज रिपीट करने में आपको एक होता है ना, रिकॉल करने का एक आपको टाइम चाहिए। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन इसलिए इसमें डाला गया कि अगर आप सीखते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो गए तो ऑफकोर्स आप वहां पे कुछ ना कुछ मिस कर रहे होगे, ठीक है, तो वो होता है आपका डिस्ट्रैक्शन।
नेक्स्ट हम बात करें इंट्रिंसिक फैक्टर। अब लर्निंग में जो चीज़ें होती हैं वो इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल चीज़ें जो आप अंदर से आपके अंदर होना चाहिए ना। अगर आपके सीखने का अंदर विल पावर ही नहीं है, आपका मोटिवेशन नहीं है, तो आप कैसे सीखोगे? ठीक है, तो इसमें पहला है एज। ऑफ कोर्स अब जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, अगर आप बच्चे को फिजिक्स समझाओगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, उसकी मेमोरी में कुछ नहीं स्टोर हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही। तो वहां पे एज एंड मेच्योरिटी इसीलिए बहुत ज्यादा मीन्स कह सकते हो आप मेजर फैक्टर है। क्योंकि अगर आप अपने एज अपने मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग चीजें सीखोगे तो वो ऑफकोर्स वो अच्छे से स्टोर होगी। नेक्स्ट इज विल टू लर्न। ऑफकोर्स जैसे हमने बात करी कि मोटिवेशन एंड जो विल होती है ना, अंदर से एक कहते हैं ना चाह होती है सीखने की, एक जिज्ञासा होती है। अगर आपके अंदर वही नहीं रहेगी तो आप ऑफकोर्स उस चीज पे इतना ध्यान नहीं दोगे, आपका अटेंशन उतना फिक्स नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट एंड अटेंशन। ऑफ कोर्स अगर आप अटेंड ही नहीं कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बोर हो रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ आप सीख नहीं रहे हो। इंटरेस्ट होता है जब आपका अटेंशन प्रॉपर फिक्स होता है लर्निंग में, आप जो सीख रहे हो उस चीज़ पे होता है, आपका फोकस होता है, तब आप चीज़ें सीख पाते हो अच्छे से। इंटेलिजेंस, अच्छा इंटेलिजेंस यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कुछ सीख रहे हो, जैसे नॉर्मली बात करते हैं किसी पर्सन में, हर पर्सन मीन लाइक हर इंडिविजुअल में अलग अलग आईक्यू लेवल्स होते हैं। किसी पर्सन में ज्यादा आईक्यू है, किसी पर्सन में लो आईक्यू है। अगर जिसमें ज्यादा है वो ऑफ कोर्स वो चीजों को विद इन अ मिनट विद इन अ आवर वो चीजें सीख जाएगा, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट में सीख जाएगा। लेकिन वहीं जिस पर्सन का आईक्यू लो होता है वो हो सकता है कि उस चीज को बहुत स्लोली सीखे, उसका प्रोसेस स्लो हो। ठीक है, वो रिपीट एक्शन पे सीखे। ठीक है, हो सकता है उसको कई दिन लग जाए सीखने में। तो ये डिपेंड करता है इंटेलिजेंस पे। देन रेस्ट एंड स्लीप की बात करें, रेस्ट एंड स्लीप में क्या होता है कि अगर बॉडी आपका रिलैक्स्ड है, आपका सब मेमोरी गेन करने का, ठीक है, मेमोरी स्टोर करने का बेस्ट चीज होता है आपका बहुत मीन्स कह सकते हो सिंपल माइंड। सिंपल माइंड मतलब जिसमें बहुत अच्छा खासा रेस्ट है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में पहले से ही इतना सारा स्ट्रेस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं दिमाग में, तो ऑफ कोर्स वहां पे मेमोरी इतना लाइक आप कुछ सीख रहे हो वो आपको समझ ही नहीं आएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हो सकता है आप वो चीज सीख जाओ, वो चीज स्टोर भी करो एज अ मेमोरी, वो चीज स्टोर हो, लेकिन वो आपके स्ट्रेस से बाकी सब चीजें मिसमैच कर जाएगी। तो जब आप रिकॉल करोगे तो आपको वो टेंशन और अलग से क्रिएट होगा कि याद तो किया था, याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसीलिए आपके माइंड को हमेशा रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, ताकि वो अच्छे से मेमोरी रिटेन कर सके, अच्छे से उसकी लॉजिकल थिंकिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन अगर आपको लाइक फिजिकल इम्पेयरमेंट है, आपको कोई मेंटल कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको मेमोरी इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, या फिर हो सकता है आपकी जो मेमोरी प्रोसेस हो वो स्लो हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेमोरी, लाइक मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। लाइक ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड होंगे ना कि हाँ अपनी मेमोरी को शार्प करते हैं। आप कुछ लोग बोलेंगे मैम बादाम खाइए, बादाम से मेमोरी इंप्रूव होगी, तो ऐसा नहीं होता है। बादाम लाइक आपका न्यूट्रिशनल जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वो कंप्लीट करता है, लेकिन मेमोरी के लिए आपको ब्रेन को फंक्शन करना, प्रॉपर फंक्शन करना जरूरी है। ठीक है, वो बात करते हैं कि हम कैसे अपनी जो हम किसी भी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने में, लाइक इजिली स्टोर करने में कैसे हेल्पफुल होता है, हमारे ब्रेन को ज्यादा वर्कलोड ना करना पड़े। लाइक ज्यादा अगर आप एक दिन में पूरी किताब पढ़ोगे ऑफकोर्स आपके ब्रेन को ज्यादा दिमाग अपना लाइक प्रोसेस करना पड़ेगा कि पूरी किताब कैसे याद होगी। लेकिन आप वहीं पे कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज लगाओगे तो आप हो सकता है वो आप पूरी किताब एक दिन में रट लो। ठीक है, वो चीजें आप मेमोराइज कर लो। उनके बारे में बात करते हैं। पहला होता है होल एंड पार्ट मेथड। होल एंड पार्ट मेथड क्या होता है? इस मेथड में आप ये लिख सकते हो, होल एंड पार्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी भी प्रॉपर जो आपका पैराग्राफ है, लाइक आप कह सकते हो आपका एक आपके पास एक कोई पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, या तो आप उसको पूरा याद कर लो। ठीक है, ये आपका होता है होल मेथड। पार्ट मेथड क्या होता है कि आप उसको आधा याद करो फिर आधा याद करो। ठीक है, उसको आप दो डिवीजन में कर लो। पहले पैरा का आप 2 सेंटेंस पहले याद कर लो, फिर बाकी के 2 सेंटेंस बाद में याद कर लो। तो वो होता है मेमोरी। वो डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन फंक्शनिंग, लाइक आपको पढ़ना कैसे समझ में, कैसे अच्छा लग रहा है, आप कैसे ईज पढ़ रहा है कि आप मेमोराइज कर लो। ठीक है, अब जैसे लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पैराग्राफ में, तो आप उसको डिवाइड कर लोगे पार्ट में। लेकिन अगर आपके पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन है तो आप उसको होल याद कर लेते हो। जैसे नॉर्मली आप बचपन में सोशल साइंस वगैरह पढ़ते तो उसमें कितने बड़े बड़े आंसर्स होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें
होती है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेस एंड अनस्पेस्ड मेथड। स्पेस एंड अनस्पेस्ड मेथड में क्या होता है, क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज रट रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आप नंबर रट रहे हो फ्रॉम 1 to 9 कह सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अब आपका फोन नंबर है, ठीक है। फोन नंबर आपका होता है 10 नंबर का, ठीक है। इंडियन नंबर जो आपके होते हैं वो 10 नंबर्स के होते हैं। तो वहां पे आप क्या करोगे, आप कैसे रटते हो, आप पूरा तो नहीं याद करते 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं याद करते हो आप। आपका नंबर होता है 9 4 5 3 2 1। तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप वहां पे कर रहे हो स्पेसिंग, मतलब दो नंबर्स के बीच में स्पेस कर रहे हो। फिर 2 नंबर की, कुछ लोग कहते हैं, अच्छा उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग 3 नंबर का स्पेस देते हैं, कुछ लोग 2 नंबर का स्पेस देते हैं, कुछ लोग 4 4 नंबर का स्पेस देते हैं। तो वो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मेमोराइज करें, ठीक है। तो वो होता है स्पेस्ड या अनस्पेस्ड। स्पेस में आप स्पेसिंग दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। अब रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि बार बार रट के याद करते हैं, ठीक है। कुछ आपके क्लास में बच्चे ऐसे होंगे जो बार बार चीजों को रटेंगे तब उनको याद होता है, वो रिपीट करते हैं। और कुछ लोग होंगे जो उसको लिखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो वो उनको याद होगा। तो वहां पे डिफरेंशिएशन यही है कि कुछ लोग प्रॉपर रिपीट करके कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा मैम लिखना भी तो रिपीटेशन में ही आएगा, नहीं, वहां पे वो प्रैक्टिस में है, वो उसके राइटिंग पार्ट पर भी प्रैक्टिस में है, तो इसलिए वो प्रैक्टिस में आता है। एंड रिपीटेशन वो बार बार अपने दिमाग में रिपीट कर रहे हैं, वो रट रहे हैं, वो चीजें बार बार रट के अंदर वो कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस जो मेथड होता है ना, वो बहुत पावरफुल कह सकते हो आप, माना जाता है कि आप जब कोई चीज प्रैक्टिस करके याद करते हो तो आपको दो टर्म्स में वो लर्न होती है। जैसे आप एक लिख रहे हो तो आपको राइटिंग पार्ट पे याद होता है, और एक दूसरा आप देख लाइक विजुअल होता है ना, कि दिमाग से आप दिमाग में आपके चलता है कि हाँ मैं देख भी रहा हूँ, मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ। तो वहां पे आपका 3 से 4 रिसोर्सेज के थ्रू आप उसको गेन कर रहे हो। तो ये होता है वहां पे रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस में। नेक्स्ट आपका आता है मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को एसोसिएट करके पढ़ रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके अपने साइंस से या फिर अपने सब फेवरेट सब्जेक्ट से आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आप जब अपने सराउंडिंग अपने एनवायरमेंट से एसोसिएट करोगे उस सिचुएशन को, तो आपको वो ज्यादा इजीली समझ में आती है। तो वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। आप क्या कर रहे हो, अपने सराउंडिंग से, अपने एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, अपने कंडीशन से आप उसको एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ज्यादा जल्दी याद होती है। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग एंड रिदम। ग्रुपिंग एंड रिदम में क्या होता है, ग्रुपिंग मीन जैसे आप नॉर्मली टर्म से समझ पा रहे हो, ग्रुपिंग मीन्स क्या हो रहा है कि आप ग्रुप कर रहे हो। एंड रिदम में क्या हो रहा है कि आप रिदम फॉर्म कर रहे हो। अब जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल आप पोइट्रीज में देखते हो कि वहां पे एक रिदम होती है ना, कि सेम रिदम का चलता रहता है। गानों में ऐसा होता है कि कोरस में सेम चलता रहता है, कि अगर इधर यहाँ पे आप एंड हो रहा है आपका, कि यहाँ पे नॉर्मली गाना अगर एंड हो रहा है पर, तो वो भी नेक्स्ट पे जो लाइंस आएंगी उसमें भी है पर ही एंड होगा। तो वो होती है आपकी रिदम पर, ठीक है। एंड ग्रुपिंग मीन्स कि आप ग्रुप करके पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रॉपर आप चीजों को ग्रुपिंग में आप एक सिस्टमैटिक वे में ग्रुप कर लिया है और उसको वैसे पढ़ रहे हो, तो आपको ज्यादा जल्दी मेमोराइज हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है रेसिटेशन। रेसिटेशन मीन्स वर्बली, ठीक है, वर्बली आप रिसाइट करके पढ़ रहे हो। रिसाइट मीन्स बोल बोल के पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है यूटिलाइजिंग एज मेनी सेंसेस एज पॉसिबल। ये बहुत अच्छा वे है मेमोरी गेन करने का, क्योंकि जब आप, जैसे मैंने बताया ना, आप कई सारे रिसोर्सेज को रिफर करते हो, तो वो जो आप गेन करते हो वो आप कई सारे रिसोर्सेज की तरफ से गेन करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट एक टीचर से बात करोगे, आप एक टीचर से पूछोगे, आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपको वो, आपने उसको मेमोरी गेन करी। फिर आप अनदर टीचर के पास गए, किसी और टीचर के पास गए, आपने फिर वहां से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, तो आपके पास आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, देखो कॉन्सेप्ट हमेशा जो मीनिंग होता है सेम होता है, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से समझाते हैं। तो हो सकता है आपको जो पहले टीचर ने समझाया है वो इतना इफेक्टिव ना रहो, लेकिन जो आपको सेकंड टीचर ने समझाया हो वो बहुत इफेक्टिव रहा हो, ठीक है। तो वो होता है कि कई रिसोर्सेस से आपने कांटेक्ट किया और आपको वो भी याद है, वो भी याद है, लेकिन जो ज्यादा इफेक्टिव आपको पहले याद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तभी होता है ना, वो चॉइस तभी क्रिएट होती है जब आप ज्यादा रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, फिर आप ऑनलाइन रेफर कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोसीजर्स की बात करो, आप प्रोसीजर एक बार थ्योरी में पढ़ लिए, फिर आप उस प्रोसीजर को प्रॉपर कह सकते हो वीडियो फॉर्म में देख रहे हो,
ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगी, हाँ पहले हमने थ्योरेटिकल देख लिया, अब हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आप क्या हो रहा है, 2-3 रिसोर्सेज से आप मेमोरी गेन कर रहे हो या लर्निंग आपकी गेन हो रही है। देन पुटिंग इट ऑल टुगेदर, पुटिंग इट ऑल टुगेदर का मतलब है, नहीं पुलिंग एट ऑल टुगेदर, इसमें क्या है कि आप जो सारी चीजें हैं ना वो पूरा मीन्स जोड़ घटा के एक फॉर्म कर रहे हो कि एक दूसरे से एसोसिएटेड है, इन सबको एक साथ ले आके आप पढ़ रहे हो। लाइक अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर बात करें तो उसमें आप पहले पढ़ोगे उसकी डेफिनेशन, फिर कॉजेस, फिर ये, तो अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको अलग अलग याद होगा। लेकिन अगर आप एक ट्यूबरक्लोसिस जैसे आपका टॉपिक हो गया, उसके अंडर में सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको एक क्या कहते हैं ना, एक सारे एक फॉर्मेट में याद हो जाएगा। तो कि पहले डेफिनेशन आता है, फिर कॉजेज आती हैं, फिर आपका रिस्क फैक्टर आता है, ठीक है, फिर आपका पैथोफिजियोलॉजी आती है, तो ऐसे आप एक प्रॉपर टर्म्स में याद कर रहे हो, ठीक है, फिर मैनेजमेंट आ गया, तो ये सारी चीजें होती हैं। अदर आपका आता है फिर फर्नल अप्रोच। अच्छा फर्नल क्या होता है, फर्नल एक आप जैसे आपने देखा होगा जो जिसमें नीचे ऐसा पतला सा होता है, नॉर्मली फिल्ट्रेशन में यूज होता है फर्नल, ठीक है। तो फर्नल का इसमें इंक्लूड करने का मतलब ये है कि आप जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन है आप उसको कंसाइज में ले आ रहे हो। बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं ना, लेकिन आप फॉर इसका एग्जांपल बेस्ट है कि आपके पास कोई पैरा है, ठीक है, आपके पास एक पूरी पैराग्राफ है किसी एक टॉपिक की, तो आप उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लोगे। तो आप क्या कर रहे हो, उसको इतने बड़े पैराग्राफ को कंसाइज वे में ला रहे हो, कुछ पॉइंट्स में ले आ रहे हो, ठीक है। तो वो होता है आपका फर्नल अप्रोच, मतलब आप इतने बड़े पैराग्राफ को कंसाइज कर रहे हो, पॉइंट्स में कर लिया, 1 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे आप पॉइंट्स में ले आ रहे हो। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो होता है एक्रोनिम्स। अब एक्रोनिम्स क्या होते हैं, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एक्रोनिम्स, एक्रोस्टिक्स, ये सब निमोनिक्स के फॉर्म है, ठीक है। तो अब एक्रोनिम्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक्रोनिम्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी इनिशियल लेटर जो होता है, आप कोई भी वर्ड हो गया, कोई भी फ्रेज हो गया, कोई भी नेम हो गया, तो उसके जो इनिशियल लेटर्स होते हैं आप उसको लेकर याद करते हो, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली आप बात करते हो फॉर एन एग्जांपल नासा, नासा के बारे में बात करते हो तो नासा का फुल फॉर्म होता है ना, प्रॉपर नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है। तो आप कैसे याद कर रहे हो, उसके लेटर्स से याद कर रहे हो, तो ये होता है आपका एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या है कि आप किसी भी लाइक वो एक पूरा एक सेंटेंस है ना, एक नेशनल जो उसका प्रॉपर नेमिंग है वो प्रॉपर एक सेंटेंस में है, ठीक है, या फिर एक प्रॉपर फ्रेज में, तो आप उसको कैसे याद करो, उसके पहले पहले लेटर्स को करके एक फॉर्म बना रहे हो, उस वैसे याद करो, तो वो होता है आपका एक्रोनिम्स, एक्रोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रोस्टिक्स, ठीक है। एक्रोस्टिक्स में क्या है, एक्रोस्टिक्स क्या होते हैं, एक्रोस्टिक्स मीन्स कहते हैं कि आपके पास कोई लाइक लाइन है, पजल फॉर्म है, कुछ भी है, ठीक है, आप उसको प्रॉपर लाइक वहां पे कह सकते हो, आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसके फर्स्ट वर्ड का मीनिंग निकालते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे हमारा होता है कि टीचर, ठीक है, टीचर का हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, लाइक आप करते होगे टीचर्स जब टी फॉर टैलेंटेड, ई फॉर एजुकेटर, ए फॉर मीन्स आपका जो अट्रैक्टिव, ऐसे आप लिखते हो ना, तो आप ये क्या करो, ये सारे फ्रेजेस को एक टर्म्स पे ले आ रहे हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर एक टर्म आपके पास रेडी है, वो है टीचर, ठीक है। ये होता है आपका एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स मीन्स क्या है कि एक आप इन टर्म्स को यूज करके आप एक प्रॉपर जो फेजेस हैं या टर्म्स हैं उनको आप याद कर रहे हो, वो होता है एक्रोस्टिक्स। देन आपका आता है नेमोनिक्स। अब नेमोनिक्स क्या होते हैं, नेमोनिक्स वो होते हैं जो आप किसी भी फ्रेज को याद करने के लिए एक कह सकते हैं एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप किसी भी चीज को एक फ्रेज, एक लाइन, एक वर्ड ऐसे आप याद कर सकते हो, वो होते हैं आपके नेमोनिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नॉर्मली हम जैसे बात करते हैं आपको कंटिनेंट्स याद करने हैं, तो कंटिनेंट्स में कैसे आप याद करोगे, तो वहां पे एक फ्रेज बनाया गया है, वो है एक नेमोनिक बनाया गया है कि ईट एन एप्पल एज अ नाइस स्नैक, मतलब ईट फॉर यूरोप, एन फॉर एशिया, एप्पल फॉर अफ्रीका, एज फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अमेरिका, नाइस फॉर नॉर्थ अमेरिका, एंड एस फॉर
साउथ अमेरिका। तो आपने जो इस फ्रेज के अकॉर्डिंग जो कंटिनेंट्स याद कर लिए हैं वो है आपका नेमोनिक्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम हमारा जो इसमें मींस इसके इंक्लूड होता है, लाइक अगर आप मेमोरी आप कर रहे हो, लाइक मेमोरी गेन कर रहे हो, तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा फॉरगेटिंग। तो अपोजिट के बारे में अगर हम जैसे बात करें, फॉरगेटिंग क्या है, तो फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन idea group of idea which is due to weak bond formed during learning। मतलब फॉरगेटिंग क्या है कि आप जब याद कर रहे थे कुछ चीजें, लाइक फॉरन, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो आप वहां पे कुछ कुछ चीजें मिस कर जाओगे, तो वो होता है आपका फॉरगेटिंग। वो एक कॉज फैक्टर है फॉरगेटिंग का। ठीक है, तो फॉरगेटिंग का मतलब होता है फेलियर होता है रिकॉल करने में इंफॉर्मेशन। लाइक आपने सीखी तो थी, आपने जब आप सीख रहे थे आपका लर्निंग प्रोसेस में आपने सीखी थी, बट वो एज अ मेमोरी प्रॉपर लाइक होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी फॉर्म नहीं हो पाई है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो या बोर हो गए हो, कुछ भी हो, तो वहां पे एक प्रॉपर बॉन्ड मेमोरी का जो है ना फॉर्म नहीं हो पाया, इसकी वजह से आप क्या बोलते हो, वो प्रॉपर बॉन्ड बना नहीं, वीक बॉन्ड है, तो वो धीरे धीरे आप भूल जाते हो, तो वो होती है आपकी फॉरगेटिंग। वो कुछ भी हो सकता है, आप कोई इवेंट भूल गए, ठीक है, आप कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ होगा आपका जो आप उसमें ध्यान नहीं दिया वो भूल गए, किस कोई फैक्ट भूल गए हो, कुछ भी भूल सकते हो आप। ठीक है, तो वो होता है आपका फॉरगेटिंग। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फॉरगेटिंग इज लॉस परमानेंट और टेम्पररी ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नड अर्लियर बाय मन 1967। ठीक है, तो मन जी क्या कहते हैं कि फॉरगेटिंग एक लॉस है जो कि परमानेंट या टेम्पररी हो सकता है, और लॉस का है एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नड अर्लियर। मतलब हम लोग कुछ सीखा था लेकिन अब हमें वो याद नहीं आ रहा। वो ये हो सकता है क्योंकि आपने रिपीटेडली भी उसको याद करने की कोशिश नहीं की, या आप जब याद कर रहे थे तो आपने इतना अपना प्रॉपर अटेंशन या कंसंट्रेशन नहीं दिया था, इस वजह से आप भूल रहे हो। ये परमानेंट भी हो सकता है, आप हो सकता है परमानेंट भूल जाओ, या फिर हो सकता है टेम्पररी, आपको कुछ समय बाद वो याद आ जाए। Another thing is forgetting means failure at any time to recall an experience when attempting to do so or to perform an action previously learned। ड्रेवर 1952। इन्होंने क्या कहा है कि फॉरगेटिंग एक फेलियर होता है रिकॉल करने के टाइम पे, कुछ ऐसा फेलियर होता है, मतलब एक एक्सपीरियंस आप रिकॉल करना चाह रहे हो, ठीक है, वहां पे आप फेल हो गए, आप कोशिश कर रहे हो याद करने की बट आप फेल हो गए, तो वहां पे उन्होंने कहा कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, आप वहां पे उसको याद करने में फेल हो गए हो, ठीक है, दैट इज फॉरगेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फॉरगेटिंग। टाइप ऑफ फॉरगेटिंग क्या है, इसमें आपके 4 टाइप्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। नेचुरल फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग क्या है आपका, अगर occurs with the lapse of time without any intentions। मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं था भूलने का, आप ऑटोमेटिक लेके सकते हो, बहुत लंबे टाइम से पढ़ा नहीं है, बहुत लंबे टाइम से देखा नहीं है, आप फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन से बहुत साल पहले मिले थे, तब कभी अचानक से सामने आ गया तो आप उसको पहचान नहीं पाते हो, तो वो होता है कि आपका इंटेंशन नहीं था उस इंसान को भूलने का, लेकिन आप भूल चुके हो क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंसान आपके सामने नहीं आया है, आप उससे नहीं मिल पाए। नेक्स्ट इज मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मॉर्बिड फॉरगेटिंग में क्या होता है, अब नॉर्मल पार्ट होता है फॉरगेटिंग का, मतलब अब नॉर्मल मीन्स आप जानबूझ के कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें आप वो भूल गए हो। नेचुरल में क्या था कि आप नेचुरली भूल गए, वो मिला नहीं, पर्सन रिपीटेशन नहीं हुआ वहां पे, तो आप भूल गए। लेकिन मॉर्बिड में क्या है कि अब नॉर्मल पार्ट है जहाँ पे आप पर्सन डिलिबरेटली मीन्स खुद से ट्राई कर रहा है भूलने के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रिप्रेशन, इसको रिप्रेशन भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हमने जब पढ़ा था आपने मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन में, तो डिफेंस मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए, तो लोग अडेप्टिव एंड मैल अडेप्टिव चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां पे जो मैल अडेप्टिव में था वो हमारा था रिप्रेशन। तो रिप्रेशन में क्या होता है, लोग जानबूझ के भूलने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज मॉर्बिड फॉरगेटिंग। ओके, देन अनदर थर्ड वन इज जर्नल फॉरगेटिंग। जर्नल फॉरगेटिंग क्या है कि आप नॉर्मली चीजें भूल गए, लाइक टोटल लॉस ऑफ प्रीवियस लर्निंग। नॉर्मली आपने कुछ सीखा था वो आप भूल चुके हो, दैट इज जर्नल। स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस क्या होता है कि इंडिविजुअल फॉरगेट ओनली वन और स्पेसिफिक पार्ट। लाइक आपने कोई प्रोसीजर पढ़ा तो आपको प्रोसीजर पूरा याद है लेकिन उसमें से कोई एक स्टेप आप भूल गए हो, वो होती है आपकी स्पेसिफिक फॉरगेटिंग। जर्नल मतलब आप पूरा प्रोसीजर भूल चुके हैं। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। अब फॉरगेटिंग क्यों होता है, आप क्यों भूल जाते हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होगा ना कि आप भूल रहे हो। तो पहला इसमें क्या है, इनएडिक्वेट इंप्रेशन एट टाइम ऑफ लर्निंग। मतलब हो सकता है जब आप सीख रहे हो तो वहां पे आप बोर हो गए हो, डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका टेंशन लेस हो गया, आप ठीक है, आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा कहीं से वीक हो गया हो, या फिर जो आप गेन कर रहे हो उस वो मेमोरी इतनी अच्छे से स्टोर नहीं हो पाई है, तो वो इंप्रेशन अच्छे से पढ़ाने की वो लॉन्ग लास्ट हो, ठीक है, वो मेमोरी आपको हमेशा याद रहे। लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम में क्या होता है कि जैसे आप कुछ याद कर रहे हो, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आप कुछ और काम करने लगे, फिर आप वापस आए, फिर उसको किया, तो वो क्या होगा, आपको टुकड़े में याद होगा। तो जब टुकड़ों में याद होगा, जब आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको वन वे में या वन गो में याद नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे आप अभी आप लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, आप गेन कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हो फिर रोक दिया, फिर जब आप कुछ समय बाद उसको वापस से खोलोगे तो आपको पहले रिवाइज करना पड़ेगा। वो इसलिए ताकि वो जो आपने पहले पढ़ा था वो अब आपको याद रहे, तब आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो वो होता है लैप्स ऑफ टाइम, जब आप बीच में टाइम देते हो तो वो चीजें ब्रेक हो जाती हैं। देन इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन। इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन मतलब कुछ चीजें ऐसे होती है जो एसोसिएट कर जाती हैं, आप लर्न कर रहे हो कुछ भी चीजें, ठीक है, तो एसोसिएट कर रही हैं बीच बीच में, ठीक है, कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो क्या होता है वहां पे आप चीजें जो मेमोरी आप गेन कर पा रहे हो या जो कुछ सीख रहे हो वो उसमें कुछ ना कुछ ब्रेकेज आता है, वो होता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन। राइज ऑफ इमोशन, राइज ऑफ इमोशन की कह सकते हैं, लाइक आप कुछ सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आपका अटेंशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से आपको कुछ ऐसा याद आता है कि आपका इमोशन थोड़ा सा अपराइज हो जाता है या डिप्रेस्ड हो जाता है, कुछ भी होता है इमोशंस में, ठीक है, लाइक हो सकता है आपकी सैडनेस बहुत राइज हो गई, आप बहुत डिप्रेस हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन था, जो अटेंशन लेवल था वो गिर जाएगा, ठीक है, आपका ध्यान वहां से हट जाएगा, तो आप चीजें नहीं सीख पाओगे और ऑफकोर्स वो आप भूल जाओगे। देन पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल, ऑफकोर्स अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं सीख सकते, और आप अगर आप कुछ सीख रहे हो तो वो भूल जाओगे। लाइक अगर किसी को कोई मेंटल कंडीशन है तो वो चीज़ें वो धीरे धीरे भूल जाता है, ठीक है। मेंटल कंडीशन ज़्यादातर यही होता है कि वो पर्सन अपनी मेमोरी खो देता है, ठीक है, अपनी मेंटल कैपेसिटीज को खो देता है। इनएडिक्वेट रिपीटिशन और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग मटेरियल, मतलब आप रिपीट नहीं कर रहे, जैसे हमने बोला ना, आप किसी से मिले फिर वो बहुत लंबे टाइम बाद आपसे मिला था इसलिए आपको याद नहीं, अगर वो बीच बीच में आता रहता तो आपको याद रहता कि हाँ ये मेरा दोस्त है या ये मेरा क्लासमेट है, ये मुझसे मिलता रहता है इसलिए मुझे पता है कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग मटेरियल मीन्स आप जिस चीज़ से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसमें प्रैक्टिस आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आप लाइक मैथ सॉल्व एक दिन किया आपने, फिर अगले दिन नहीं किया, फिर आप एक दो दिन बाद आप करो, तो ऑफकोर्स वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएंगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरेशन इन मेमोरी। अब ऑल्टरेशन मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोरी लाइक आप स्टोर करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कंडीशंस होती हैं जो मेमोरी स्टोरेज में प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। तो ऑल्टरेशन इन मेमोरी कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, आर ऑल रिजल्ट ऑफ डैमेज टू न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आइदर इन पार्ट और फुल। मतलब ये ऑल्टरेशन क्या हो सकती है, ये सीवियर भी हो सकती हैं, ये माइल्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, रिजल्ट होती है, मीन्स क्यों होती है, डैमेज टू न्यूरोलॉजिकल न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में, लाइक आपका ब्रेन स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके जो मेमोरी सेंटर्स में है उनमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो या तो फुल्ली मीन्स लाइक हो सकता है डिस्ट्रॉय हो, या फिर उनमें कोई किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जो स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आने की वजह से आपकी जो मेमोरी स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है या फिर मेमोरी स्टोर ही नहीं हो रही है, आप भूल रहे हो, फॉरगेटिंग की लाइक कंडीशन अराइज हो रही है, तो वो आपका होता है अल्टरेशन इन मेमोरी। डैमेज हिंडर्स द स्टोरेज, ऑफकोर्स जब कुछ डैमेज हुआ रखा है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा है तो वो स्टोरेज नहीं हो पाएगा। फॉर नॉर्मली आप अगर आपके पास कोई ये आपके पास जो पेन ड्राइव्स होती हैं आप जिसमें स्टोरेज करते हो, अगर पेन ड्राइव्स की ही एक आध दो पिन इधर उधर हो गई, उसके अंदर जो सिस्टम्स लाइक जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके उसमें प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है रस्ट फॉर्मेशन हो गया, तो ऑफकोर्स जो अंदर डेटा वो भी इधर उधर गायब हो जाएगा, कुछ चीज़ें टर्मिनेट हो सकती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें से गायब हो जाएंगी। तो सेम एज ब्रेन में अगर कहीं भी किसी एक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी सेंटर्स में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे स्टोरेज में या फिर डेटा को स्टोर करने में प्रॉब्लम होगा। देन रिटेंशन एंड रिकलेक्शन, ऑफ कोर्स हो सकता है वो स्टोर हो लेकिन आप रिटेन नहीं कर पाओ, रिकलेक्ट नहीं कर पाओ, रिकॉल ही नहीं कर पा रहे मेमोरी को, ठीक। इसमें क्या क्या आता है, एग्नोसिया।
अब एग्नोसिया क्या है? अब जैसे इसमें आपका नॉर्मली जो दिया हुआ है आपका 6 टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ऑल्टरेशन मेमोरी के जो पहले टर्म है एग्नोसिया को, एग्नोसिया क्या होता है? एग्नोसिया होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। लाइक मेमोरी क्रिएट हुई है, ठीक है, आपने कुछ देखा है, आपको पता है कि ये बॉटल है, लाइक आपके सामने बॉटल रखी है, आपके सामने कोई पेन रखी है, आपको पता है कि हाँ ये इस कंपनी की पेन है। लेकिन एग्नोसिया अगर कंडीशन ऐसी होती है कि आप उस पेन को देख रहे हो, आपको पता है ये पेन है, लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो कि क्या है, अरे कुछ तो है लेकिन ये क्या है, दैट इज एग्नोसिया, ठीक है। अल्जाइमर, अल्जाइमर क्या होता है? एक कह सकते हो न्यूरल कंडीशन होती है जिसमें मेमोरी का लॉस होता है। लाइक आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, जो कुछ भी होगा, जो भी मेमोरी आपके दिमाग में होगी, वो लाइक मेमोरी सेंटर्स में होंगी, वो धीरे धीरे क्या होती है, डिग्रेड होने लगती है, वो आप धीरे धीरे भूलने लगते हो। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है, क्योंकि जैसे आप नॉर्मली ओल्ड एज में आप देखते हो कि उनकी धीरे धीरे मेमोरी में थोड़ी थोड़ी जो होता है वो भूलने लगते हैं, मेमोरी लॉस होने लगती है, धीरे धीरे वो चीज़ों को भूलने लगते हैं पहचानने से। लाइक होता है ना पहचान, लाइक कुछ दिन बाद हम बोला हाँ देखा देखा सा लग रहा है, कोई तो है, याद नहीं आ रहा, बस बेटा नाम क्या है तुम्हारा, वो वाला कंडीशन नहीं आता, ठीक है। तो वो अल्जाइमर में, लेकिन क्या है, अल्जाइमर एक कंडीशन है जिसमें वो प्रॉपर स्टेज बाय स्टेज वो चीज़ें लॉस होती लगती है। एजिंग में जो मेमोरी लॉस होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है, और जो अल्जाइमर डिजीज कंडीशन एक न्यूरल कंडीशन है वो अलग होती है, क्योंकि उसमें और भी साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है। एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया कहते हैं भूलने की बीमारी होती है, ठीक है, लेकिन फिर डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया क्या होता है? फिर वही भूलने की बीमारी होती है? नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एमनेशिया अगर हम बात करें तो एमनेशिया एक भूलने की बीमारी को ही कहते हैं, लाइक आप कुछ याद नहीं कर पा रहे हो, वो होता है आपका एमनेशिया, ठीक है। एमनेशिया क्या है कि आपने कुछ याद किया था, लाइक आपने कुछ देखा था, कुछ सीखा था, वो अब आपको याद नहीं आ रहा है, वो प्रोसेस होती है, वो होती है एमनेशिया, ठीक है। एमनेशिया क्या होता है? टेम्पररी होता है, लाइक आपने कोई प्रोसीजर सीखा, अब आपको याद नहीं है तो आप भूल चुके हो। लाइक होता है ना कुछ लोगों को भूलने की बीमारी होती है कि हाँ पढ़ा तो था, कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, कभी तो पढ़ा था, लेकिन भूल चुके हैं, तो होता है एमनेशिया। नॉर्मली आप भूल सकते हो, वो टेम्परेरी होता है। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया कह सकते हो आप टाइप ऑफ परमानेंट होता है, नॉट प्रॉपरली परमानेंट, लाइक हम सब हर इंडिविजुअल में डिफर करते हैं, कुछ में परमानेंट होता है, कुछ में नहीं होता है कि हाँ ठीक है चीज़ें याद रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। डिमेंशिया में क्या होता है? इसमें भी भूलने का बीमारी होता है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव नेचर में होता है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता है। डिमेंशिया को एज अ पार्ट ऑफ अल्जाइमर भी कहते हैं, जैसे हमने बताया ना अल्जाइमर में स्टेज बाय स्टेज वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, उसका रिटेंशन नहीं कि वो ऐसा नहीं होगा याद ही आएगा। डिमेंशिया में ऐसा नहीं, अमनेशिया में क्या हो, कभी ना कभी वो चीज़ आपको याद आ सकती है, लेकिन डिमेंशिया में आपको याद नहीं आएंगी, ठीक है। हाइपरथाइमेस्टिक सिंड्रोम, हाइपरथाइमेस्टिक सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये सबसे उल्टा है। ये ऑल्टरेशन ऐसा है कि इसमें आपको सारी चीजें याद आती हैं। ये सिंड्रोम क्या है? आपको इसमें हर एक इवेंट, हर एक पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका हर एक फैक्ट, आपने जो पढ़ा होगा, जो समझा होगा, जो आपने देखा होगा, वो आपको सब याद होगा, ठीक है। वो होता है आपका हाइपरमेस्टिक सिंड्रोम। वो हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होती है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन के सेंटर्स इतने एक्टिव होते हैं कि आपको वो सारी चीजें याद होती है, आपके जितने मेमोरी कलेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। देन आपका आता है वर्निक प्रोशेक सिंड्रोम, WKF। इसमें क्या है? वर्निक्स में क्या होता है कि लाइक जो भी लाइक होता है ना एक कह सकते हो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन है, जिसमें भूलने का एक कह सकते हो ना, ये पहली चीज तो इसमें मेमोरी कलेक्ट जो होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। आप पहली चीज मेमोरी कलेक्ट नहीं कर पाते, अगर आप जो कलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपरली स्टोर नहीं होती, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद होती है, ठीक है। ये नॉर्मली कह सकते हो उन्हीं पर्सन में देखी जाती है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, उनमें देखी जाती है। तो वो एज अ लाइक होता है ना, उनको होता है कुछ कुछ चीजें याद है, आपने सुना होगा, जो आपके आसपास ऐसे कोई अगर कोई पर्सन होगा तो हमने सुना होगा हाँ हाँ कुछ तो याद है, कुछ तो हुआ था कल, ठीक है। उनको पूरी चीजें नहीं याद है, उनको पार्ट ग्लिम्पसेस याद है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें याद होती हैं। तो वो सिंड्रोम में क्या होता है, नॉर्मली अल्कोहल या ड्रग अब्यूजर्स में देखा जाता है, उनको कुछ कुछ चीजें याद होती हैं, और ये डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। थायमिन डेफिशिएंसी जब हो जाती है बॉडी में तो ये सिंड्रोम अराइज होता है। इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि उनको
चीज़ें भी नहीं याद है, उनके विजन में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनको दिखाई थोड़ा कम देने लगता है, ठीक है, उनको लाइक होता है ना, मेमोरी उनकी इम्पेयर होने लगती है, जो बाकी पिछली मेमोरी थी वो भी धीरे धीरे वो भूलने लगते हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर सिंड्रोम, सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, तो ये होता है।